सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आपको याद होगा कि मार्च के महीने में निजामुद्दीन में तबलीगी जमात का एक कार्यक्रम हुआ था। उसमें दुनिया भर से लोग इकट्ठे हुए थे और उसके बाद जब कोरोना फैलना शुरू हुआ पूरे देश में और तबलीगी जमात के लोग देश में अपनी अपनी जगहों पर जाने लगे, जो बाहर से आए थे प्रतिनिधि वो भी जा रहे थे, तो उनके साथ कोरोना फैलने की खबरें भी फैलने लगी और उनको एक तरह से निशाना भी बनाया जाने लगा। उनके बारे में मीडिया में तरह तरह की बातें हुई, तो पूरी एक कौम को निशाना बनाया जाने लगा और यहाँ तक कि एक तरह का इस्लामोफोबिया भी पैदा किया गया कि ये इस्लाम को मानने वाले लोग, मुसलमान लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, पूरे देश में फैला रहे हैं, बल्कि इसमें एक साजिश वाला एंगल भी जोड़ दिया गया था और इसकी चर्चा पूरी दुनिया भर में हुई थी। अब ये मामला चूंकि अप्रैल में जमाते उलेमा हिंद ने कोर्ट में ले गया था, सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी सुनवाई चल रही है। और अब 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया है, तो उसमें कहा है कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, मीडिया के कंटेंट को किसी तरह से सेंसर नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती? केबल एक्ट का भी हवाला दिया जाता है इस बारे में। तो इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये मीडिया की भूमिका को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एन.के. सिंह हैं, जो कि ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के पूर्व महासचिव हैं, और उनसे हम जानेंगे कि क्या केंद्र सरकार का ये जो रुख है अदालत में हलफनामा से जो झलकता है, क्या उसको आप सही मानते हैं? मुकेश जी, आप इस पूरे क्रम में डीप में रहे हैं, आपने भी उनको झेला है, गवर्नमेंट के रोल को। गवर्नमेंट ने अगर हलफनामे में ये कहा है कि वो मीडिया को पर अंकुश नहीं लगा सकती, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, प्रजातंत्र की अपरिहार्य एक वो है, अपरिहार्यता है। कोई भी स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट मीडिया पर किसी भी किस्म के कंटेंट को लेके अंकुश नहीं लगा सकती। लिहाजा अगर गवर्नमेंट ने ये एफिडेविट दिया है तो मैं उनको साधुवाद देता हूं और मैं उनकी संवैधानिक मजबूरी भी समझता हूं। बिल्कुल सही है। क्या मैं यहाँ एक सवाल कर सकता हूँ कि अगर उस कंटेंट में कानूनों का उल्लंघन होता हो, जैसे हेट स्पीच का मामला आता है, जैसे नफरत और हिंसा फैलाने का मामला है, समाज में वैमनस्य पैदा करने का मामला आता है, तो क्या वहां भी सरकार की कोई भूमिका नहीं रहती? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, मैं इसी पे आ रहा था। भारत का संविधान जब बना तो इसमें संविधान निर्माताओं ने मूल रूप से 19(1)(a) में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया, उसमें शब्द है हर नागरिक। ये मीडिया के लिए नहीं है, हर नागरिक के लिए है। एक्चुअली मौलिक अधिकार जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कुछ होते हैं हर व्यक्ति के लिए और कुछ होते हैं केवल नागरिकों के लिए। तो मीडिया का जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो हर नागरिक के लिए है, जबकि आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वालिटी, ये हर व्यक्ति के लिए है। वो विदेश का भी होगा तो उसको भी वो एंजॉय करेगा राइट टू इक्वालिटी। 19(1)(a) जब संविधान निर्माताओं ने बनाया और हर नागरिक को ये स्वतंत्रता दी, तो मीडिया कोई अलग से स्वतंत्रता नहीं है, ये वही नागरिक की स्वतंत्रता है। हाँ, मीडिया हम शब्द क्यों एक इंस्टीट्यूशन के रूप में लेते हैं? क्योंकि इसका एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट है। अगर आप कहेंगे कि सत्य.com कहाँ है, तो हम इसका ऑफिस भी आपको बता देंगे, हम मुकेश जी कौन है ये भी बता देंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। लिहाजा एक बात हमें आपके श्रोताओं को साफ समझ लेनी चाहिए, व्यूअर्स को साफ समझ लेनी चाहिए कि मीडिया को कोई अलग से अधिकार नहीं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल अलग है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ द प्रेस को अक्षुण्ण माना गया और ये कह के माना गया कि भविष्य का भी कोई पार्लियामेंट इसको अल्टर नहीं कर पाए। लेकिन भारत में उस तरह की आजादी नहीं रही। वजह क्या थी? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो दिया क्योंकि वो वेस्ट में था, यूरोपियन डेमोक्रेसीज में था, तो नेहरू और सब लोगों ने मिलकर दिया तो जरूर संविधान निर्माताओं ने, लेकिन उसके साथ 4 उसके प्रतिबंध लगा दिए, जिसको कि हम युक्त निर्बंध कहते हैं हिंदी में, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस।
और जो 4 लगाए, आप ताज्जुब करेंगे कि अभी संविधान बने हुए 1.25 साल नहीं हुए कि मीडिया पे इतनी नाराजगी पंडित जवाहरलाल नेहरू को हो गई कि 3 और रेस्ट्रिक्शन जो संविधान निर्माताओं ने नहीं दिया, और वही संसद नहीं चुनी गई थी, वो तो 52 में चुनी गई, वही संविधान निर्माताओं पर दबाव डाल के 3 नए निर्बंध लगा दिए गए, 3 और रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। पब्लिक ऑर्डर लगा दिया गया इसलिए कि कहीं सत्ता को दिक्कत हो रही थी। एक अखबार, एक मैगजीन थी मुंबई में, उसने कोई लेख लिखा जिसको लेके पंडित नेहरू बहुत नाराज हुए, तो उसके सर्कुलेशन को रोकने की कोशिश की। मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, जो सरकार का एक्ट था। तो आप समझ सकते हैं कि पंडित नेहरू ने 3 और रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, कुल 7 रेस्ट्रिक्शन हो गए। और जब चाइना वार हुआ तो एक रेस्ट्रिक्शन आया जो कि बड़ा वैलिड था। तो 8 रेस्ट्रिक्शन मीडिया पे आज हैं 19(2) में। 19(1)(a) के खिलाफ 8 रेस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर लगाए गए। अब इन सब के बावजूद आपने जो सवाल किया कि क्या कानून, एक मर्यादा होती है डेमोक्रेसी में, कानून और मर्यादा के बीच में बड़ा अजीब सा द्वंद है, खास करके तब जबकि हम डेमोक्रेसी की जो संस्थाएं हैं उसे ना माने। ये बिल्कुल सही, आपकी चिंता सही है। मैं शायद आप सब लोगों के चिंता का जो योग होगा वो मेरी चिंता है इस समय, कि किस तरह मीडिया एक पक्ष को हाईलाइट कर रहा है, एक भाव विशेष को हाईलाइट कर रहा है। लेकिन मुश्किल ये है कि समाज भी उसी तरफ बढ़ता जा रहा है। तो बिल्कुल सही है कि इसे रोकना हर हालत में जरूरी है। लेकिन मुकेश जी, एक सिंसियर जर्नलिस्ट होने के नाते क्या आप कभी भी सपने में तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी कलेक्टर को यह अधिकार हम दें कि वो मीडिया के कंटेंट को रोके? और तब रोके जब उसको कहने में आप ताज्जुब करेंगे कि इसी कोविड में एक व्यक्ति ने लिखा कि भाई यहाँ पे राहत की सामग्री अच्छी तरह नहीं पहुंच, ने उसके ऊपर मुकदमा कर दिया, गाजियाबाद में एसपी ने कर दिया। तो जब लॉ को आप इस तरह इंटरप्रेट, इसलिए हमें 0 टॉलरेंस रखना चाहिए कानून का एप्लीकेशन, क्योंकि उसमें रीजनेबलनेस की बात कही गई है। जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं उसका जो डॉक्ट्रिन है वो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, मतलब कि रेस्ट्रिक्शन हो लेकिन रीजनेबल हो। कलेक्टर साहब चीफ मिनिस्टर का इशारा पाते हैं और कौन सी सरकार है, किस आइडियोलॉजी के है ये भी जानते हैं, लिहाजा वो रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। तो कभी भी सपने में आप सभी लोग से मेरी दरख्वास्त है कि सोचिएगा भी नहीं कि कानून से हम किसी भी भाव के, लेकिन कानून में कलेक्टर को यह अधिकार दे और हम उस पर ताली बजाएं। वो तो दूसरा एक्सट्रीम हो गया ना सिंह साहब, वो दूसरा एक्सट्रीम हो गया कि हम कलेक्टर को ये अधिकार दे दें कि वही तय। मैंने आपको किस्सा बताया कि वो बेचारा छोटा सा जर्नलिस्ट सिर्फ कह रहा था कि यहाँ पे कोविड सेंटर पे कोई भी राहत सामग्री नहीं है, कलेक्टर ने उसको जेल में डाल दिया। हमें डर इसका है। हाँ, अब हम आते हैं जो उसने किया तबलीगी जमात का। जब आप कह रहे हैं भारत के इतिहास में, मुझे 42 साल हो गया इस पेशे में, पहली बार हुआ है कि शाम की ब्रीफिंग में ज्वाइंट सेक्रेटरी हेल्थ मिनिस्ट्री का मुतवातिर, और एक दिन नहीं 1 महीने से ज्यादा कहता रहा, आज कुल संक्रमित लोगों की संख्या हुई 412, जिसमें 313 हैं तबलीगी जमात के। आप जानते हैं, शर्म आती है कि हमारा ब्यूरोक्रेसी केचुआ बन गया था उस दिन। किस तरह से आपने कभी नहीं सुना होगा कि कहा जाता हो कि सब लोग जो बीमार पड़े हैं उसमें इतने ठाकुर हैं, इतने ब्राह्मण हैं, इतने वो हैं, यादव हैं। आपने पहली बार भारत के इतिहास में 412 जो बीमार आज हुए हैं उनमें से 318 तबलीगी जमात के हैं। मतलब क्या था आपके कहने का? तबलीगी जमात में कौन रहता है? क्या एनके सिंह जाते हैं, मुकेश कुमार जाते हैं? उसमें कौन जाता है? तो एक धर्म विशेष के लोग जाते हैं। तो आपने पूरी तरह एक कम्युनिटी को मेलाइन करने की कोशिश की। ये जो रोल था स्टेट का, ये भयानक है। ये तो सरकार ने किया, ये तो सरकार ने किया, जो मीडिया ने किया। सवाल तो अभी मीडिया पर उठ रहे हैं कि जो कोर्ट में मामला है वो भी मीडिया को लेकर है। जमात उलेमा हिंद मीडिया की भूमिका पर बात कर रहा है। फिर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी इसीलिए नोटिस दिया गया है, उसने भी अपनी बात रखी है। तो मीडिया का जो पूरा रोल रहा तबलीगी जमात वाले मामले में,
वो उसको कैसे हैंडल किया जाए। अगर कोर्ट ने पहले ही बिल्कुल सही हेयरिंग में कह दिया था कि हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले में, अब सरकार ने कह दिया हम कुछ नहीं कर सकते, प्रेस काउंसिल ने कह दिया 50 मामले हमने चिन्हित कर लिए, उनके मामले में हम काम करेंगे। इतने से क्या कुछ स्थिति सुधरने वाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन सरकार के नक्शे कदम पे चलते हुए जब ये मीडिया केचुआ बन के रेंगने लगती है, तो आप ही की तरह सभी को होती है जो डेमोक्रेसी के लवर हैं, जो पत्रकारिता के मूल आत्मा को जानते हैं। बिल्कुल सही है आपका ये सवाल। और उस दिन हमने देखा, उस दिन से आज तक किस तरह से रीढ़ विहीन हो गई है ये मीडिया, और खास करके एक वर्ग, बड़ा वर्ग है वो मीडिया का, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, एक दाढ़ी वाला बैठा लेगा, एक टोपी वाला बैठा के, एक तिलक वाला बैठा लेगा और गाली गलौज शुरू करा देगा इसी पे। इसका जानते हश्र क्या हुआ? मेरे एक घर के सामने एक सज्जन रहते, उन्होंने फोन करके कहा कि आज आपके घर के बगल में एक ठेले वाला सामान बेच रहा था और लोग खरीद रहे थे। तो मैंने फौरन सोसाइटी को कहा कि इसको जाके, ये दाढ़ी वाला है, इसको जल्दी कहो हटा दे, ये कोरोना फैलाएगा। और उसको वाकई वहां से हटा दिया गया। आपने देखा होगा वो केसेस की, कहा जाता था कि नहीं, इसे ये तो जो सामान बेच रहा है इसमें जरूर क्या करके लाया होगा। बिल्कुल। हम किस तरह की वैमनस्यता फैला रहे। और मीडिया भारत के इतिहास में जब प्रजातंत्र का लिखा जाएगा मीडिया का इतिहास, तो शायद इतना बड़ा धब्बा कोई दूसरा नहीं होगा। लेकिन अब जरा दूसरे पक्ष पे आ जाइए। हम ये चर्चा तो कर रहे हैं, क्या इसकी वजह से हम कलेक्टर साहब को या मुख्यमंत्री, जब वो अपने चहेतों को के खिलाफ वो करेगा, अपने चहेतों के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसके अगर जो सत्ता का कोरोना रोकने के लिए जो पत्रकार वैलिडली कह रहा है कि तुम वहां पे राशन नहीं पहुंचा रहे हो, ये उसके गिरफ्तार करने का डर है। और वो दिन पत्रकारिता का आखिरी दिन होगा। लिहाजा अब हमें ये सोचना है कि सत्ता तो हम देख रहे हैं वो काम कर ही रही है, लगातार कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो, चाहे बीजेपी की सरकारें हो, चाहे दूसरे दलों की सरकारें हो, वो तो इस्तेमाल कर ही रही हैं पत्रकारों के खिलाफ। हम हर राज्य से इस तरह की खबरें सुन रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर इस तरह के मामले आते हैं, कलेक्टर को अधिकार देना तो दूसरा एक्सट्रीम हो जाएगा, लेकिन एक मैकेनिज्म तो होना चाहिए कि अगर बड़ा अच्छा हमारे कानून में यही इस पूरे जो 12 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसका क्रक्स यही है जिसमें हम लगातार असफल हो रहे हैं। मैं 9 साल रहा हूं ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन, जो कि सबसे बड़ी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के रूप में उभरी थी। आज वो अंतिम सांसें गिन रही है, सिर्फ इसलिए कि हमने कभी सबने बैठ के ये कोशिश नहीं की कि इनको आइडेंटिफाई किया जाए और हम अपनी क्रेडिबिलिटी। अब आज आप सत्य.com लाएं, एक बड़ा वर्ग है जो उसको भरोसे से देख रहा है। अगर लेकिन हम भी बायस्ड होंगे तो उसका वो ट्रस्ट भी टूट जाएगा। लिहाजा हम ये जरूर करें कि इससे बड़ी लकीर खींचें। ये जो गोदी मीडिया बैठी हुई है, इनसे हमारी क्रेडिबिलिटी ज्यादा। अगर मुकेश कुमार कुछ कह रहे हैं, अगर आशुतोष कुछ कह रहे हैं, अगर एनके सिंह कुछ कह रहे हैं, तो वो माना जाए कि आप तो वचन है और इससे बड़ा सत्य कोई नहीं है। जब तक हम ये नहीं, मतलब ये कि सेल्फ रेगुलेटरी एक कॉन्सेप्ट है और वो कैसे आएगा। मेरा एक सवाल है सिंह साहब कि सत्यहिंदी.com या इस तरह के कुछ छोटे मोटे प्लेटफॉर्म के मुकाबले वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, गोदी मीडिया है, उसका आकार प्रकार बहुत बड़ा है। उससे मुकाबला करना वो अभी बहुत दूर की बात होगी। और तब तक ये जो घृणा का जहर है वो फैलता रहेगा, क्योंकि इसमें सत्ता भी शामिल है, इसमें राजनीति हो रही है, और जो हमारे न्यूज चैनल्स हैं या मीडिया संस्थान हैं वो उनसे अलाइन कर गए हैं। तो ये तो इसमें रोक तो कहीं किसी थोड़ा सा इसको और होंगे, मॉब लिंचिंग होगी, मारे जाएंगे, घृणा फैलेगी, एक समुदाय को बाइकॉट के आह्वान किए जाएंगे, ये तमाम चीजें होती रहेंगी। तो ये जिस हम आत्मनियमन की बात कर रहे हैं या कुछ अच्छे संस्थानों के खड़े होने की बात कर रहे हैं, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है और तब तक रुका नहीं जा सकता है। नहीं, ये आप एक और चीज लीजिए। झारखंड में हर चौथे दिन पे एक कई भूली भटकी आई औरत को ईंटे से मार देते हैं गांव वाले, ये कहके कि डायन है, पूरे गांव को खाने आई है। और ये जो हाथ पत्थर चलाते हैं, उस डायन को मारते हैं, उनको लगता है एक जुनून गांव को बचाने का काम कर रहे हैं।
ये मीडिया का रोल नहीं था इसमें। इसमें वो पहले तो हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की क्वालिटी गड़बड़ है, और ये हमारा एक दूसरा रोल है जो कल से हम आपसे निवेदन करेंगे कि एक तरफ तर्क शक्ति हम समाज की बढ़ाएं, और जहां तक आपने कहा ये बड़ी मीडिया ये खोखली होती जा रही है। जब अब चीख चिल्ला के वो करता है वहां एडिटर, तो वो भाड़ लगता है, वो कोई अच्छा शरीफ आदमी नहीं लगता। जब ये चीख चिल्लाहट होती है तो वो लगता है कि इसके पास दिमाग में कुछ नहीं है, ये सिर्फ गले की आवाज से जिंदगी काट रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे बड़ा जो वर्ग है वो यही आ गया है भारत की मीडिया में, और खास करके गोदी मीडिया में, जो चीखने चिल्लाने को पत्रकारिता समझ रहा है। लिहाजा आप ये विश्वास करें, अगर इसी तरह से हम कोशिश करते रहेंगे तो ये इनके सामने एक बड़ी लकीर होगी, और बिना पैसे के होगी। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी आज बड़े गर्व से कोई व्यक्ति हमें फोन करके कहता है नहीं मैं तो टीवी देखता ही नहीं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये क्रेडिबिलिटी अचानक खत्म होगी, और उस समय जब आप तैयार होंगे। ये टीवी न देखने वालों की या हमारे आपके जैसे सोचने वालों की संख्या कम है। हम देख रहे हैं कि टीवी की ऑडियंस में उसकी जो यूनिवर्स है उसमें कोई कमी नहीं आई है, और जिनको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं दरअसल वही लोकप्रिय चेहरे हैं, वही आइकन हैं मासेस के। तो एक हम शायद ऐसा तो नहीं है कि हम ठीक से चीजों को देख नहीं रहे, या हम इको से चैम्बर में हैं और अपनी ही गूंज को सुनकर समझ रहे हैं कि चीजें बदल रही हैं, क्योंकि वो तो उसका आकार और प्रभाव बढ़ रहा है। ये हम समाज में देख रहे हैं कि किस तरह से प्रभाव डाल रहा है। और ये जो मैंने मॉब लिंचिंग की बात की, दरअसल वो एक माहौल जो पैदा किया है वो उसमें काम करता है। बाकी चीजें, बाकी फैक्टर भी हैं, लेकिन ये सब भी काम कर रहा है। नहीं, इस समय बहुत ही लो कॉस्ट मीडिया डिसेमिनेशन आ गया है, न्यूज डिसेमिनेशन आ गया है। सड़क पे बैठे हुए, आज हम घर पे बैठे हैं हम दोनों और रिलीज कर रहे हैं, अपने स्टूडियो में बैठे कर रहे हैं, छोटा सा स्टूडियो है, हम कर लेते हैं। जब ये लो कॉस्ट आ जाएगा और हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है, लिहाजा टेक्नोलॉजी ने इसका समाजवादी वो कर दिया है, डेमोक्रेटाइजेशन कर दिया है न्यूज इंफॉर्मेशन का। लिहाजा वो दिन दूर नहीं है कि ये जो रंगा पुता के चेहरे बैठ जाते हैं, दाढ़ी वाला और एक टोपी तिलक वाला बैठा के, ये बहुत दिन नहीं चलेगा। ऑलरेडी जो अगर आप लेटेस्ट फिगर देखें तो व्यूअरशिप लगातार कम होती जा रही है। हाँ, पूरे समाज में एक दिक्कत है, एक धर्म विशेष का एक बड़ा वर्चस्व जो कि मतलब अपने थॉट प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया है, इसमें कोई तो राय नहीं। लेकिन इसको लिए हमें सिर्फ मीडिया को दोष नहीं देना है, इसके लिए हम सबको मिलकर उनके क्वालिटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बदलना होगा, उनकी तर्क शक्ति को बढ़ाना होगा। आइए ना हम लोग इस पे तो चर्चा करते हैं, क्यों ना हम लोग किसानों की प्रॉब्लम डिस्कस करें, और जिस दिन से हम ये करने लगेंगे उस दिन वो किसान हमारी तरफ बढ़ेगा। और यही हम लगातार कह रहे हैं कि इनको इग्नोर करिए, इनको हिकारत से देखिए। जिनको जैसे जब आप कहेंगे कि ये समाज में बड़े ताकतवर हैं, तो ये वाकई फूल के कुप्पा हो जाएंगे और वाकई ताकतवर। इनको इग्नोर करने की जरूरत, क्योंकि अशिक्षित है, अज्ञानी है और हाईली बायस्ड है, तो और कोई तरीका नहीं है। आप कलेक्टर को कह के इनको वो करें, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि कलेक्टर फिर वो ताकत जब पा जाएगा तो वो ज्यादा हमला दूसरे पक्ष पे करेगा, क्योंकि सत्ता किसकी है आप जानते हैं। तो इस समय जो जरूरत है बहुत सिंपल है कि हम संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए समाज की सामूहिक चेतना को बदलें, साइंटिफिक थिंकिंग लाएं। आपका एक मिनिस्टर कह देता है कि साहब पापड़ खाने से कोरोना खत्म हो जाएगा, और उसको कुछ नहीं किया जाता। वो आज भी पब्लिक लाइफ में बैठा हुआ है। हमें ये चेतना डेवलप करनी पड़ेगी कि जिस दिन उसने ये कहा उसे कहा जाए ये पब्लिक लाइफ लाइक नहीं। सिंह साहब, जो व्यक्ति कोरोनिल की दवा लॉन्च करता है कोरोना के नाम से, कोरोना के इलाज के नाम से, वो लाखों कमा रहा है। वो बोल रहा है कि हम आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, मार्केट में इतनी डिमांड है इस मेडिसिन की, सो कॉल्ड मेडिसिन की। तो इसमें तो सरकार भी शामिल है, वो पूरे दल से शामिल है, और पूरा समाज भी उस तरह से धकेल दिया गया उस तरफ। मीडिया भी शामिल है, उन्हीं को महिमा मंडित कर रहा है। तो ये मेरा एक निवेदन है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि समाज की जो सामूहिक शक्ति है, चेतना है, उसको विकसित किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से वो तो रास्ता अपनाया ही जाना चाहिए, लेकिन
जब तक वो नहीं होता है तब तक क्या किया जाए, तब तक ये जो मीडिया में बैठे लोग महानुभाव उनको अपनी करने आप एक दिया जाए। प्रॉब्लम समझिए, एक प्रॉब्लम समझिए, अगर दाढ़ी वाला टीका वाला दिखा के वो दिन रात दिखा रहा है, दुनिया के किस कानून से आप उसको रोक लेंगे? मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आप सारे लोग ये समझें कि कंटेंट पे कंट्रोल हो नहीं सकता, क्योंकि वो आपके विवेक से आता है। एक एडिटर मान लीजिए कि एक एडिटर का कहना है कि साहब फला पार्टी जीत रही है, ठीक चुनाव के 4 दिन पहले उसने कहा मैंने बहुत बड़ा सर्वे किया, जबकि वो झूठ है, और वो कह रहा है कि फला पार्टी जीत रही है और इससे जनता मुतासिर हो। आप दुनिया के किस लॉ से उसको रोक लेंगे, उसको अपनी बात कहने से? लिहाजा इसका कोई कानून नहीं हो सकता। ठीक है, धर्म के नाम पे आप एक बार कह भी सकते हैं, लेकिन जब वो हमारे थॉट प्रोसेस को एक दाढ़ी वाला और टीके वाला बैठा के दिन भर वो ये दिखाता है और हिंदू मुसलमान मनस्य को बढ़ाता है, आप किस कानून से उसको रोक सकते हैं? वो बिल्कुल नहीं रोक सकता, क्योंकि तब हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हमला होगा, जिसे हम कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो सबसे बड़ी लेकिन बात है, अगर कोई कार्यक्रम ऐसा किया जा रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि मुसलमान इतने तरह के जिहाद कर रहे हैं, लौ जिहाद है, ये गौ जिहाद है, फलाना, तो ये तो अपने आप में बता रहा है कि ये पूरी तरह से नफरत फैलाने वाला कार्यक्रम है। लेकिन आप इसमें कौन सी दफा लगाएंगे, आप हमें बता दीजिए। अगर कहा जा रहा है उसमें सेलेक्टिव, क्या होता है तर्कशास्त्र में, एक दोष होता है सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट्स। अगर एक चैनल ने ये बताया कि साहब देश में 512 केस हुए लव जिहाद के, और उसने धीरे से जो हिंदुओं की तरफ से हुआ उसे नहीं बताया, सिर्फ इतने ही पे पूरा प्रोग्राम कर रहा है, आप किस दफा से उसको रोक देंगे? और क्या रोकेंगे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हमला नहीं होगा? क्या उसे आप बर्दाश्त करेंगे? लिहाजा जब भी कंटेंट का मैटर, और वो भी आता है इंडिविजुअल चॉइस पे, एडिटर की चॉइस पे, तो दुनिया का कोई कानून उसे नहीं रोक सकता। यही हमारी कमजोरी है और यही हमारी खूबसूरती भी है। लिहाजा अगर एडिटर वो उस तरह का बायस्ड होगा, वो पीड़ा पढ़ा लिखा होगा, तो बिहार में बाढ़ आता रहेगा, बाहर से लोग मरते रहेंगे, रसद नहीं पहुंचेगा। लेकिन हम किसी उसमें ये दिखाते रहे, देखिए साहब कितनी दुर्गा पूजा संपन्न हुई, कितनी अच्छी वो हुई, मजलिस हुई। लिहाजा ये कंटेंट का मामला है, और कंटेंट में लीगल एस्पेक्ट जब आप देखते हैं तो पहली शर्त ये है कि किसी भी कीमत पे सरकारी कर्मचारी को और सरकार को हम ये अधिकार नहीं देंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गवर्न करे, और खास करके उस डोमेन में जहां की एडिटर का फ्रीडम है। अब आपका एडिटर ही, क्या इसमें कोर्ट कोई भूमिका निभा सकता है, या जो मीडिया काउंसिल की हम बात करते हैं, हम जैसे मीडिया काउंसिल की बात करते हैं, प्रेस काउंसिल है, मीडिया काउंसिल की बात करते हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग हो, सरकार परस्त न हो, सरकार से मुक्त हो, और उसके बहुत अच्छा, तो कुछ ज्यादा कंट्रोल हो सकता है। पिछले 12 साल से हम इसी पे लगे थे, कैसे हो सकता है, इसको नियंत्रण की जरूरत है, और सेल्फ रेगुलेशन से बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। लेकिन वो फेल कर गया, क्योंकि ताकतवर है, वो समूह में है और वो नहीं चलने दे रहे हैं, हम फेल हो गए। ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन या इस तरह के संगठन फेल हो गए। अब इसके पीछे अगला क्या है? सरकार अगर कोई बॉडी बनाती है, सरकार ने हमसे बात किया, हमने सरकार से लगातार इस पे बात किया, तो सरकार ने कहा कि साहब पार्लियामेंट से हम लॉ बनवा सकते हैं, एक बॉडी बन सकती है, लेकिन अगर कानून पार्लियामेंट बनाएगा तो चॉइस भी तो उसी की होगी ना, सरकार की। वो किसको रखता है? और फिर वही चला आएगा टीका वाला या उस भाव को व्यक्त करने वाला, एक पूरा किसी विचारधारा विशेष का व्यक्ति वहां पे चेयरमैन बैठ जाएगा और वो इशारे पे काम करना शुरू कर देगा। लिहाजा इस बॉडी शक्ति की जरूरत है, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन नहीं चल रहा, लॉ से शक्ति मिलेगी तो सरकार का, तब तो हमारा चेयरमैन रहेगा, ये हमारी मजबूरी है। लिहाजा अगर कोर्ट चाहे तो अपने विवेक से वो ये कर सकता है कि हम इन 5 लोगों को करके और इसको एक लेजिस्लेट करने, वो बाई लॉ बनाने की कोशिश करें, वो करेंगे, एक इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही उसको आप लीगल फोर्स देंगे तो वो पार्लियामेंट देगा, और पार्लियामेंट जैसे ही आएगा तो सरकार आ जाएगी। सरकार आई तो आप जानते हैं सरकारें जब जब रही हैं
वो अपने अपने आदमियों को लाके बैठा देती है। तो आज हम कहाँ आके खड़े हैं? एक अंधेरे मोड़ पे आ गए हैं, अंधे मोड़ पे आ गए हैं, आगे एक रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब जब हमने इस पे चर्चा की तो सरकार ने कहा बड़ी अच्छी बात, हम बना देते हैं। फिर हमें डर लगा कि अच्छा सरकार बनाएगी तो वही आ जाएगा, आज बीजेपी की सरकार है तो उसके आदमी आएंगे, कल कांग्रेस की होगी तो उसके आदमी आएंगे और उसी हिसाब से हमारी नाक पकड़ के खींचेंगे। लिहाजा सरकार के हाथ में ये रेगुलेशन नहीं जा सकता। अब कौन करेगा? इसीलिए हम कह रहे हैं कि समाज में जब तक ये मूवमेंट, जो सिविल सोसाइटी मूवमेंट है, जब तक ये स्ट्रांग नहीं बनेगा, इसकी मकबूलियत समाज के नजरों में नहीं होगी, तब तक ये रिडल रहेगा। इस समय हम यही कर सकते हैं कि सत्य.com की तरह ऐसे हम संस्थाएं बनाए जो इम्पार्शियल हों और वो विश्वास अपनी न खोएं और वो लगातार इन चीजों पे समाज का कॉन्शियसनेस डेवलप करे, वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन दे, किसानों के बारे में बताएं, आज क्या क्राइसिस है किसानों की, इन सब के बारे में जब बताएंगे तो हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और तभी हम इनके मुकाबले खड़े हो सकते हैं। वरना देश में मीडिया का भविष्य, अगर हम लोग तब के नहीं खड़े होंगे तो शायद बहुत ही अंधेरे में जा रहा है। जी, एक अंतिम सवाल है। एक कम्युनिटी है हिंदुस्तान में, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उसको टारगेट किया जा रहा है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, मीडिया में उसके लिए कोई जगह नहीं है, कानून उसके साथ देने को तैयार नहीं है, सरकार तो उसकी है ही नहीं। अब वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है, अब उसको कोई सुनवाई नहीं है क्योंकि सरकार ने हाथ झाड़ दिए हैं। प्रेस काउंसिल ने कह दिया हमने 50 मामले चिन्हित किए हैं, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। तो उसके लिए अब कोई रास्ता नहीं है। वो इंतजार करे कि जब कभी समाज का विवेक जागृत होगा और इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाएगा, तब हम सुरक्षित महसूस करेंगे। तो ये एक उस कम्युनिटी को ध्यान में रखकर नहीं, आपने एक चीज, सब चीजें बिल्कुल सही कही। एक चीज में आप थोड़ा सा भ्रम में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कब कहा कि वो कुछ नहीं कर सकती? नहीं, इसने पहली सुनवाई में ही कह दिया, पहली सुनवाई में ही कह दिया कि हम नहीं, वो ऑब्जर्वेशन था, वो जजमेंट नहीं था। ऑब्जर्वेशन, दोनों में अंतर है। वो ऑब्जर्वेशन था, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, लेकिन वो जजमेंट नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या सरकार से पूछते हैं। सरकार ने कह दिया साहब हम कुछ नहीं कर सकते। बड़ा अच्छा लगा कि साहब मीडिया को रेगुलेट सरकार नहीं करती है, लेकिन ध्यान रखिएगा यही चीज आगे नजीर बनेगी। सरकार को कहना पड़ेगा कि हाँ, जब सरकार के खिलाफ भी हमने कुछ कहा है तब भी सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये उसको कहना पड़ेगा क्योंकि आज कमिट कर चुकी है। अब दूसरा क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 में निर्बाध शक्ति है, वो अपने पावर्स खुद डिसाइड करती है। आज सुप्रीम कोर्ट करे, हमें कतई एतराज नहीं होगा कि उन लोगों की गर्दन नाप दे जिन लोगों ने इसको दिखा। और फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी के, जिसने मुतवातिर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इतने तबलीगी जमात के हैं, एक बार इनको ये कह दिया जाए और 2-4 एडिटर जेल में हो जाए, लेकिन वो काम सुप्रीम कोर्ट करे। सुप्रीम कोर्ट अगर ये कर सकता है तो इसके बाद आप देखेंगे अगले दिन से मीडिया भी डिसिप्लिन हो जाएगा। हमें एक ही संस्था पे इस समय भरोसा करना पड़ेगा, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर अच्छा उसके पास शक्ति, यही शक्ति वो यूज करता है। जब उसको अपने मतलब उसकी बात होती है तो वो यूज करता है। अगर 512 दूसरे कामों में यूज करते हैं तो मीडिया के एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन है आज पूरे समाज के। मुसलमान आज देश में किस भय में रह रहा है, उनके अस्तित्व का सवाल है। आप अभी तक सवाल ही पूछ रहे हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, बड़ी अच्छी बात है कह रही है, पर आपके पास तो वो शक्ति है। आप सीधे उस शक्ति को इन्वोक करके अपनी शक्ति डिफाइन करें और मीडिया के लिए गाइडलाइंस बनाएं। वो गाइडलाइंस क्या होंगी? सीधी बात है कि ये शब्द नहीं यूज होंगे। गवर्नमेंट के लिए भी होगा, तबलीगी जमात वर्ड क्यों यूज करोगे तुम? तबलीगी से मतलब क्या है? तुम्हारी मुराद तो यही है ना कि तबलीगी माने कोई अयूब खां और कोई राहत फिरदौसी। तो इसलिए ये जो सटल नुआंसेस हैं, इन नुआंसेस के साथ खेलना बंद करें आप। और इसमें अगर उस समय के मीडिया पीसीआई से वो फाइल मंगाए जो 50 केसेस है, उन 50 का समरी ट्रायल करें। ट्रायल का मतलब यह है कि उसको उसमें ले, ट्रायल कोर्ट तो नहीं है वो, लेकिन संज्ञान में ले या लोअर कोर्ट को आदेश दे कि सही टाइम पे करिए। और एक आध एडिटर इसमें जब वो कटघरे में खड़े होंगे तब समझ में आएगा कि बायस्ड न्यूज सिलेक्शन क्या होता है।
सुप्रीम कोर्ट करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन न हम ये अधिकार सरकार को देंगे, न ये अधिकार हम किसी और समाज के किसी उसको देंगे, क्योंकि तब खतरा ये है कि वही कलेक्टर जो केचुआ की तरह रेंगता है चीफ मिनिस्टर के सामने, वो सब कुछ करेगा हमारे खिलाफ जब हम सरकार के बारे में बोलेंगे। जी, हम ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को देना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अभी सवालों के घेरे में है। लेकिन इस केस में खासतौर पर हमारी नजर रहेगी और हम देखेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस बार कुछ ठोस कदम उठाने की तरफ कार्रवाई करता है या नहीं करता है। अभी तो सुनवाई चलेगी, कुछ और दौर चलेंगे और शायद तब फैसला आएगा और तब हम फिर एक बार फिर से आपसे बातचीत करेंगे कि जो कुछ भी हुआ है वो किस तरफ इशारा कर रहा है। मीडिया को सही पटरी पर लाने के लिए इस निर्णय का कोई भूमिका हो भी सकती है या नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद। बहुत लंबी बातचीत हुई, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी बातचीत थी और दर्शकों को देखना चाहिए और सोचना इस दिशा में, क्योंकि हम जब तक खुद नहीं जागेंगे, जैसे अभी सिंह साहब ने कहा कि हमें खुद जागना पड़ेगा और तभी हम मीडिया पर एक तरह से अंकुश का काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।